हेलो एवरीवन, कॉमन सेंस ये तो मैं हर वीडियो में कहती आ रही हूँ, उसको यूटिलाइज कीजिएगा, बढ़िया होएगा आपका स्कोर बढ़िया। तो यहाँ केएन कैसे बढ़ा और यहाँ वी मैक्स कैसे कम हुआ? ऐसे गई, ऐसे हुआ इनहिबिटर जोड़ने के बाद लाइन इस तरफ गई, तो ये कम कैसे हुआ? क्वेश्चन मार्क हैं। इसमें आ रहा है फिर एपिजेनेटिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान शुरुआत क्लास। ज्ञान शुरुआत क्लास में आप लोगों का बहुत 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 वेलकम अगेन। तो चलिए, आई होप कि आप लोग जेआरएफ के जो हमारे लेक्चर्स है वो देख रहे हैं, गेट के जितने भी हम लोग लेक्चर्स कवर कर रहे हैं सारे बढ़िया तरीके से देख रहे हैं और समझ रहे हैं चीजों को। तो आज की जो वीडियो है वो बेसिकली एनआई पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। सो इफ यू आर अपेयरिंग फॉर एनआई पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, पहले तो आप लोग प्लीज एप्लीकेशन फॉर्म्स भरिएगा, और क्योंकि वो आउट हो चुकी है, सो प्लीज फिल दी एप्लीकेशन फॉर्म्स फर्स्ट। ओके, सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ चीजें जो कि हेल्पफुल होएगी आप लोगों के लिए फॉर श्योर एग्जाम में। तो चलिए बात करते हैं एनआई पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की। सबसे पहले तो करना क्या है, सिलेबस क्या है। जो भी आप लोग जेआरएफ के लिए सिलेबस कवर कर रहे हैं, कोर टॉपिक्स जो है उन्हीं में से ये जो क्वेश्चन पेपर है एग्जाम में ये फ्रेम हो, उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस फ्रेम होके आते हैं, तो सिलेबस वही रहेगा। ओके, बायोटेक और लाइफ साइंसेस वाला। एक्सपर्टीज जो आपके टॉपिक्स है वो मत छोड़िएगा, वो बढ़िया तरीके से कीजिएगा। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एज ऑलवेज है, वो तो जरूरी है ही है। नेक्स्ट बहुत जरूरी जो चीज है जो कि आप सुनते ही आ रहे होंगे बचपन से कि प्लीज अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। एक भी क्वेश्चन अगर आप कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सर के ऊपर से जा रहा है वाला क्वेश्चन, तो उसको कोशिश भी मत कीजिएगा अटेम्प्ट करने की, क्योंकि गड़बड़ होगी, नेगेटिव मार्किंग आ गई तो एकदम से स्कोर जो है वो डाउन होता है। सो प्लीज प्लीज मत कीजिए वो वाला। अगर चांसेस ये हैं कि 90 to 95% आपको पता है कि मेरा जो आंसर है वो सही निकल के आने वाला है, तो उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। बट बिल्कुल ही सर के ऊपर से जा रहे क्वेश्चन तो नेगेटिव मार्किंग उसमें आएगी ही आएगी पक्का। तो बिग नो नेगेटिव मार्किंग को। ओके, नेक्स्ट इसमें जो चीजें आती हैं, जो क्वेश्चंस फ्रेम होके आते हैं वो बेसिकली रिसर्च बेस्ड और फिगर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस लेंथी आते हैं, तो लेंथ देख के आप डरिएगा मत एकदम से कि ओ भाई कि ये कैसा क्वेश्चन आ गया है। सो वो आपके फंडे अगर क्लियर है तो काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं, फिगर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली बायोकेमिस्ट्री और आरडीएनए टेक्निक से, और मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस और मे बी जेनेटिक्स सम क्वेश्चंस। तो बिल्कुल मत डरिएगा, दिमाग खुला रखिएगा, कॉमन सेंस ये तो मैं हर वीडियो में कहती आ रही हूँ, उसको यूटिलाइज कीजिएगा, बढ़िया होएगा आपका स्कोर, बढ़िया आएगा। मैथमेटिकल क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है। कुछ क्वेश्चंस बेसिक केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी आते हैं। सो इफ यू हैव गॉट टाइम, अगर आपके पास टाइम है, जो कि है अभी 1-2 महीने है, तो उसमें 10th की एनसीईआरटी कीजिएगा, बिल्कुल बेसिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड इवन मैथमेटिक्स। सो कॉमन सेंस एंड स्मार्टनेस ये तो हर एग्जाम में हेल्पफुल होती है। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम मैनेजमेंट। जिन क्वेश्चंस में भी आप कॉन्फिडेंट है, फटाफट क्या देखिएगा, पूरा एग्जाम पेपर देख लीजिएगा, ऑनलाइन होता है, फटाफट स्क्रॉल करके देख लीजिएगा ये क्वेश्चंस में मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो शुरुआत वहां से कीजिएगा जिन क्वेश्चंस में आप कॉन्फिडेंट है। जिनमें आप कॉन्फिडेंट नहीं है, जो आपके बिल्कुल ही लाइक नहीं भैया मेरे बस की तो है नहीं, तो उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो स्मार्टली चलिए, और लास्ट मोमेंट में अगर आपको मेरी पहली वाली वीडियो याद है, लेक्चर याद है, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि लास्ट मोमेंट में एंड मोमेंट तक पन्ने पलटते रहिएगा। सो रिवीजन रिवीजन रिवीजन, फॉर्मूले रिवीजन। तो स्मार्टली चलिए, आपका ये जो एग्जाम है ये भी बहुत बढ़िया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो एवरीवन, ज्ञान शुरुआत क्लासेस में स्वागत अगेन। तो हम लोग जो है आज
जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें NIIPHD एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। बेसिकली स्पेसिफिक टॉपिक्स को हम लोग जानेंगे, यूनिट में से भी स्पेसिफिक टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और स्पेसिफिक टॉपिक्स। तो अगर आप लोग ये वाले टॉपिक्स कर ले, देखिए करना तो हमको आई रिपीट सब कुछ ही, लेकिन ये स्पेसिफिक टॉपिक्स अगर आप लोग अच्छे से कर ले तो आपका जो चांसेस है क्वालिफाई करने का वो डेफिनेटली हो जाएगा, चांसेस हाई हो जाएंगे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के। ठीक है, तो अगर हम इस एग्ज़ाम की बात करें, वैसे तो आई हैव बीन लाइक शेयरिंग अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स, तो प्लीज़ वो वाली भी आप लोग ज़रूर देखिए वीडियोस। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, गाइडेंस, सब कुछ वगैरह वगैरह वीडियोस में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स की अगर हम लोग बात करें तो आज भी स्पेसिफिक टॉपिक्स पे हम लोग फोकस करेंगे कि कौन कौन से यूनिट में से टॉपिक्स आपको ज़रूर करने चाहिए, बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट है, जिनमें से मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम होके आ रहे हैं या फिर आ सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स की बात करें तो पहला जो है वो है बायोकेमिस्ट्री। इट इज़ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट। देन इम्यूनोलॉजी, मैक्सिमम क्वेश्चंस आर फ्रेम फ्रॉम इम्यूनोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री, फिर आती है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, जिसको हम लोग फंडामेंटल प्रोसेसेस भी कहते हैं। एंड यस, कुछ चीज़ें जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चंस जो है फ्रेम होके आ जाते हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट, ये चार तो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हुई, साथ ही साथ आप लोग ज़रूर देखेंगे, कोशिश कीजिएगा कि बेसिक केमिस्ट्री कवर कर ले और बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथ्स की बात करी हूँ मैं यहाँ पे। और यस, हाउ कैन वी इग्नोर स्टैटिस्टिक्स। मेजॉरिटी आजकल जो मेडिकल रिसर्च के, स्पेशली मेडिकल रिसर्चेज में, आईसीएमआर, एम्स वगैरह में आ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। तो मेडिकल रिसर्च तो यस, इम्यूनोलॉजी समहाउ लाइक इम्यून, इसका पार्ट्स रिलेटेड है मेडिकल रिसर्च से, तो इसको स्टैटिस्टिक्स को भी आप एक बार देखिएगा। उसमें भी क्या, जो नॉर्मल जो फॉर्मूले होते हैं उस पर फोकस कीजिएगा। सो मेडिकल रिसर्च एंड ऑल रिलेटेड थिंग्स। तो ये ब्रॉडली हमने बात की। अब हम आते हैं स्पेसिफिक टॉपिक्स में से, इनकी इन यूनिट वाइज। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, बायोकेमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो वो ही चीज़ है जो हम लोग रिपीटेडली डिस्कस करते आ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री में, वो ही टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट जो जेआरएफ गेट के लिए है। तो फिर भी हम लोग जानते हैं कि क्या क्या आपको ज़रूर करना चाहिए यहाँ पे भी, इस एग्ज़ाम के लिए भी। तो एक आप देखेंगे पीकेए और पीएच, पीएच ये ज़रूर देखेंगे। देन गो फॉर मोलैलिटी, मोलैरिटी, टाइट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, इसमें भी क्या, इसमें आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट यू विल गो फॉर। कैसे कैलकुलेट करते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, तो आप क्या देखेंगे बेसिकली, अब व्हाट यू हैव टू लुक फॉर, लाइक फॉर्मूले, बिकॉज न्यूमेरिकल बायोकेमिस्ट्री का मतलब है मैक्सिमम न्यूमेरिकल आर गोइंग टू बी फ्रेम्ड फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री।
फिर आ रहा है न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, गो फॉर न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। और अमीनो एसिड्स की दोबारा से अगर हम लोग बात करें तो अमीनो एसिड्स का आप लोग चार्जेस जरूर देखेंगे, अलग अलग अमीनो एसिड्स पे क्या क्या चार्जेस होते हैं। और एंड यस, स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स, गो फॉर दिस, अगेन इंपॉर्टेंट। फिर अगेन अगर हम लोग न्यूमेरिकल पे ही फोकस करें तो और न्यूमेरिकल कहाँ कहाँ से फ्रेम होके आ सकते हैं, वो आ सकते हैं जैसे कि दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमीनो एसिड्स, का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कैसे निकालते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के नंबर कैसे निकालेंगे, इसमें से एक न्यूमेरिकल फ्रेम होके आ सकता है। प्रोटीन का जो नंबर ऑफ प्रोटीन्स कैसे निकाल सकते हैं, तो एक न्यूमेरिकल वहां से भी फ्रेम कर सकते हैं। तो इनके भी आप क्या देखेंगे, किस तरीके से निकालते हैं क्या फॉर्मूले। देन कम्स हाउ कैन वी इग्नोर लाइक एंजाइम काइनेटिक्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंजाइम काइनेटिक्स। तो इसमें आप देखेंगे फॉर्मूले इन सब के, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंजाइम काइनेटिक्स की बात करें, अगेन गो फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे कैलकुलेट करते हैं रेट। अब रेट की अगर बात करें तो कॉन्स्टेंट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि माइकल्स मेंटन, माइकलिस, दिस इज माइकलिस मेंटन बेस्ड कांस्टेंट, वो देखेंगे। फिर है कैटालिटिक कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये चीज़ हम जेआरएफ के लिए और गेट के लिए भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है सम टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। स्पेसिफिसिटी, कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको ये पता होना चाहिए। कैटालिटिक कांस्टेंट के कैट, अब यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने के कैट की बात की है तो यहाँ पे जो है रिलेशन बिटवीन के कैट और वी मैक्स या फिर ईटी के बीच में क्या रिलेशन है, ये कौन सा फॉर्मूला निकल के आ रहा है, उस पे आप लोग ध्यान देंगे। सो फॉर्मूले इन सब के फॉर्मूले पे, फॉर्मूला जरूर देखिए, ठीक है। फिर हाउ कैन वी लाइक इग्नोर क्या चीज, ग्राफ्स एंड प्लॉट्स। अब ग्राफ्स और प्लॉट्स की बात हो रही है तो बताइए किस में आ रहे हैं ये एंजाइम काइनेटिक्स में, ग्राफ्स और प्लॉट्स कहाँ से आ रहे हैं। तो यस डेफिनेटली इफ वी टॉक ऑफ ग्राफ्स और प्लॉट्स तो वहाँ पे आ रहा है अलग अलग तरीके की इनहिबिशन, उनके बीच में डिफरेंसेस आप ज़रूर देखेंगे। तो डिफरेंसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहिबिशन किस तरीके से, ग्राफिकल और प्लॉट्स बेस्ड। और प्लॉट्स की अगर बात करें तो इसमें आ रहा है लाइन वीवर बर्क प्लॉट आ गया है, हेन्स प्लॉट आ गया है, और एक और है वो है एडी हॉप्स्टी। एंड यस माइकलिस मेंटन। तो इनके आप क्या देखेंगे, इन सब के इक्वेशन ज़रूर देखेंगे, ग्राफ्स या इनके भी जो प्लॉट्स हैं वो देखेंगे। तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
नाउ साइकिल्स की अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा मेटाबॉलिक साइकिल्स पाथवेज वगैरह बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हो, एक तो आप गो फॉर ग्लाइकोलिसिस, टीसीए एंड फॉस्फोराइलेशन, ये ज़रूर देखिएगा। इनके एंजाइम्स तो करने क्या है, इस पे आप इनका क्या समझेंगे, मैकेनिज्म समझेंगे अच्छे से। तो मैकेनिज्म समझते हो आपको एंजाइम्स का तो आइडिया लग ही जाएगा। तो मैकेनिज्म इज इम्पॉर्टेंट। तो मैकेनिज्म समझते समझते, पाथवे समझते समझते, you will remember enzymes involved in these pathways, or even I can say location भी go for this। तो locations rare है थोड़ा सा। फिर यहाँ पे डाइसेक्राइड्स के स्ट्रक्चर्स भी कर लीजिएगा। और उसमें भी क्या बॉन्ड्स, डाइसेक्राइड्स के बीच में बॉन्ड्स कौन कौन से आते हैं। कार्बोहाइड्रेट में माल्टोज, लैक्टोज, इनके बीच में बॉन्ड्स कौन सी लिंकेज है, पेप्टिडोग्लाइकेन, पॉलीसेक्राइड्स वगैरह वगैरह के जो बीच में बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स यू हैव टू फोकस ऑन। ओके, तो ये बात हुई हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की बायोकेमिस्ट्री की। अब चलिए आ जाते हैं इम्यूनोलॉजी में। अगर हम लोग इम्यूनोलॉजी की बात करें तो हाउ कैन वी इग्नोर डिफरेंट और वेरियस टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, और उसमें भी क्या टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में भी क्या ज़रूर आप देखेंगे किस किस के बीच में डिफरेंसेस, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बीच में डिफरेंसेस एंड स्पेशली एग्जाम्पल से रिलेट करेंगे। एग्जाम्पल्स क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बीच में। तो अलग अलग इम्यूनिटी के टाइप्स और इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस। फिर गो फॉर टॉल लाइक रिसेप्टर्स, इनके फंक्शंस, एग्जाम्पल्स और फंक्शंस। देन जो आजकल जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, तो लिम्फोसाइट स्ट्रक्चर, अलग अलग लिम्फोसाइट के स्ट्रक्चर और डिफरेंस कैसे कर सकते हैं अलग अलग डब्ल्यूबीसी को स्टेनिंग के बेसिस पे। ये क्वेश्चन जरा कुछ ट्रेंडिंग क्वेश्चंस चल रहे हैं मेडिकल रिसर्च में, तो ये ज़रूर देखिएगा। फिर एंटीजन का स्ट्रक्चर, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर की बात करें तो डाइजेशन, किस तरीके से डाइजेस्ट करते हैं, रिकॉल कर रहे हैं आपकी पेपेन, डाइजेशन, पेप्सिन वगैरह वगैरह, क्या निकल के आता है, कौन से फ्रेगमेंट्स निकल के आते हैं, एफ एफ ए एफ सी फ्रेगमेंट्स। तो डाइजेशन ऑफ एंटीबॉडीज यहाँ पे आ रहा है। एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शन के बीच में क्या क्या कहानी, कैसे कैसे इंटरेक्ट करते हैं। एंड आई होप यू कैन रिकॉल की एविडिटी क्या होती है और एफिनिटी क्या होती है। तो अलग अलग एंटीजन किस तरीके से, है ना, इंटरेक्ट करते हैं एंटीबॉडी से। एमएससी क्लास 1 और एमएचसी क्लास 2 के बीच में क्या, इनका करेंगे आप अच्छे से स्ट्रक्चर, और बहुत ही अच्छे से देखेंगे इनके बीच में डिफरेंसेस, ज़रूर देखेंगे, पता होना चाहिए। यस, एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिर आ रहा है एंटीजन प्रोसेसिंग, किस तरीके से जो है एंटीजन्स को प्रोसेस होते हैं, करते हैं। और यहाँ पे आई कैन रिकॉल इज इम्यूनोग्लोबुलिन जो जीन्स होती है उनको कैसे ऑर्गेनाइज या रीअरेंज कर सकते हैं, वो मेथड। जैसे कि जॉइनिंग जो होती है अलग अलग चेन्स की, लाइट चेन्स और हैवी चेन्स के बीच में,
रीअरेंजमेंट, तो उसमें आ जाता है, रीअरेंजमेंट वालों की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं, क्लास स्विचिंग, और एलिलिक स्विचिंग का कॉन्सेप्ट। फिर इसी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे, हाउ कैन वी इग्नोर इम्यूनोलॉजी में हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इन पे बेस्ड आ रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस दे कैन आस्क, तो अच्छे से मैकेनिज्म समझेंगे, एक्सपेरिमेंट मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस दे देंगे, बड़ा सा लेंदी क्वेश्चन दे देंगे, हो सकता है दोबारा से दे दे, वैसे तो आ चुके हैं, लेकिन हो सकता है दोबारा से दे दे और उस पर एक क्वेश्चन जो है वो फ्रेम कर ले। फिर हाउ कैन वी इग्नोर वैक्सीन्स ट्रेंडिंग वायरसेस के स्ट्रक्चर्स, वायरस में आप लोग स्ट्रक्चर ज़रूर देखेंगे किसका, लेटेस्ट कोरोना वायरस ट्रेंडिंग टॉपिक, कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर, अलग अलग इनके जो है जेनेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं और वैक्सीन अलग अलग कौन सी होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, पता तो होना ही चाहिए कि अलग अलग वैक्सीन होती है, टाइप्स तो आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन किस तरीके से लाइक ये वैक्सीन किसी को लगाई जा सकती है, तो उस तरीके से एग्जाम्पल्स के तो उसमें समझेंगे। नाउ वी टॉक ऑफ लाइक इसी में थोड़ा सा अगर हम लोग कैंसर और उसकी बात करें, एपोप्टोसिस के जैसे टॉपिक्स की, सो कैंसर और एपोप्टोसिस, तो गो फॉर लाइक इसमें थोड़ा सा बेसिक तो हमको पता ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ एपोप्टोसिस की बात कर रहे हैं, तो एक आता है एडीसीसी, सेल मीडिएटेड टॉक्सिसिटी, की नेचुरल सेल्स जो होती है किस तरीके से जो है खत्म करती है, नेचुरल किलर सेल्स, है ना, एपोप्टोसिस कैसे करती है, कोई अगर घुस गया एंटीजन वगैरह वगैरह। एंड एक आ रहा है वो फास्ट लिगेंड वाला कॉन्सेप्ट, इफ यू कैन रिकॉल एपोप्टोसिस, ये देख लीजिएगा, सम लेटेस्ट डेटा इफ यू कैन, इफ पॉसिबल थोड़ा सा लेटेस्ट रिसर्च यहाँ से देख लेना, लेटेस्ट डेटा इफ पॉसिबल, गुड जर्नल्स, यू कैन फ्रेम क्वेश्चंस एंड यस, थोड़ा सा समझ लेना हाइपर सेंसिटिविटी, अलग अलग तरीके की जो होती है, ऊपर ऊपर से थोड़ा समझ लेना ये टाइप्स वगैरह, थोड़ा सा समझ लेना, इसको आइडिया लगा लेना, मैकेनिज्म पता होना चाहिए। तो ये बात हुई इम्यूनोलॉजी की। अब चलिए आते हैं अपने फंडामेंटल प्रोसेसेस, जिसे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स कह सकते हैं, फंडामेंटल प्रोसेस। अब इसमें जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमको पता है डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, तो इनको आप क्या देखेंगे, इनमें भी बहुत अच्छे से, बहुत खाली एंजाइम्स वाला सीन नहीं है, मैकेनिज्म अच्छे समझेंगे, और ऑब्वियसली बात है जब आप मैकेनिज्म अच्छे समझेंगे तो सब कुछ कवर हो ही जाएगा। दे में फ्रेम अ फिगर बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम दीज टॉपिक्स, फिगर वाले क्वेश्चंस और रिसर्च वाले क्वेश्चंस यहाँ से अगेन इन टॉपिक्स में से फ्रेम होके आ सकते हैं। जैसे एक फिगर दे दी है, एमआरएनए ये दे दिया और इस पे ये चीज़ चिपक गई है इस तरीके से, तो क्या होने वाला है, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन में, कुछ इस तरीके की जनरल क्वेश्चंस। या फिर रेप्लिकेशन की बात करें तो जैसे लाइक हाउ कैन यू इग्नोर लाइक सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, तो कितने डॉटर स्टैंड्स निकल के आएंगे, नंबर ऑफ डॉटर, जो गेट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ डॉटर स्टैंड्स कितने आने वाले हैं, और पेरेंटल स्ट्रैंड कैसे दिखेगा, कितना हो सकता है पेरेंटल स्ट्रैंड, या फिर अलग अलग फिगर दे दी, वेरियस फिगर्स और ऐसे ऐसे स्ट्रैंड दे दी और पूछ लिया कि कुछ भी दे कैन फ्रेम ना, कि ये दे दिए या ऐसे ऐसे दे दी और कौन से टाइप का ये रेप्लिकेशन प्रोसेस है,
तो ये कुछ क्वेश्चन फिगर बेस्ड क्वेश्चन दे में फ्रेम फ्रॉम दिस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान से मैकेनिज्म समझना है। एंड देन कम्स डीएनए मिथाइलेशन, इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसमें आ रहा है फिर एपिजेनेटिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। लैक ओप्रॉन, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए लैक ओप्रॉन का। फिर जेनेटिक कोड, हाउ कैन यू इग्नोर जेनेटिक कोड। और जेनेटिक कोड में भी क्या हो सकता है, पहले भी क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम होके आ चुका है, तो हो सकता है दे दे उसी तरीके का कुछ न्यूमेरिकल फ्रेम होके आ जाए। जैसे कि एक सीक्वेंस दे दी, एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दे दी, UCACC, बड़ी सी कोई सीक्वेंस दे दी, और वो आपसे पूछ रहे हैं कि mRNA इसका क्या निकल के आ सकता है, या कुछ ओपन रीडिंग फ्रेम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल फ्रेम हो जाए, इस तरीके से ना जेनेटिक कोड से निकाल सकते हैं क्वेश्चन। तो ये बहुत अच्छे से, अगेन इसको आपका मैकेनिज्म समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रटने वटने से तो काम चलने वाला अब है नहीं किसी भी एग्जाम में, क्योंकि ये सब रिसर्च के एग्जाम्स है। तो डीएनए एपिजेनेटिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक। तो देन कम्स, और अगर और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर, गो फॉर दिस, एक बार ये भी देख लीजिएगा टीआरएनए का स्ट्रक्चर है। और यस, हाउ कैन वी इग्नोर डीएनए का रिपेयर मैकेनिज्म या फिर म्यूटेशन, ये भी इग्नोर आप टॉपिक्स नहीं कर सकते। तो ओवरऑल जो है मैंने यहाँ पे जो मार्क किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ, काफ़ी कुछ मैंने स्पेसिफिक कर दिया है, बट यहाँ जहाँ मैं मार्क लगा रही हूँ तो मस्ट मस्ट वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ये बात हुई फंडामेंटल प्रोसेसेस की। ये इतना जो बहुत कम लग रहा है, ये कम नहीं है, ये बहुत डिटेल में आपको करना है, अच्छे से करना है फंडामेंटल प्रोसेसेस। फिर आ जाता है फाइनली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। वैसे तो बहुत कुछ है इसमें भी करने के लिए, बट ये वाली जो यूनिट है अगेन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें आपको ये क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वाले, ये टॉपिक जो है न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है अगेन, और या फिर कह सकते हैं कुछ रिसर्च वाले क्वेश्चंस भी उठा लें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो वेक्टर्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसमें आप फोकस कीजिए टेक्निक्स पे, इस वाली यूनिट में से टेक्निक्स को अच्छे से समझिए। आपको इस तरीके से समझना है कि आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और डेटा ढूंढे, डेटा एनालिसिस मतलब लाइक डेटा ढूंढे, टेक्निक्स की एप्लीकेशंस वगैरह और मैकेनिज्म, ये आपको करना है, ठीक है। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आइडिया तो लग ही गया होगा ना कि कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होके आते हैं रिकॉम्बिनेंट में से। तो ये इंपॉर्टेंट है, टेक्निक्स आप देखेंगे। एंड फाइनली टू लाइक केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री, एंड रिपीट करियो ये, और थोड़ा थोड़ा सा बच्चों वाला एप्टीट्यूड, बेसिक मैथ, थोड़ा बहुत बच्चों वाला, और यस स्टैट्स के ये फॉर्मूले एक बार देख लीजिएगा, स्टैटिस्टिक्स के चल रहे हैं ना एम्स वगैरह में। एम्स में दे फ्रेम्ड क्वेश्चंस बहुत सारा तो हो सकता है, एनआई वाले भी पूछ ले, आईसीएमआर में तो आते ही आते हैं ये। तो इनके आप क्या देखेंगे, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट वाले एक बार आइडिया कर ही लेना स्टैटिस्टिक्स के, ओके। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, बहुत ही अच्छे से नेगेटिव मार्किंग को ध्यान रखते हुए, तो नो टू नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस पे सरफोड़ी नहीं करना है। सब क्वेश्चंस हम नहीं कर सकते, बट जिनमें कॉन्फिडेंट है वो क्वेश्चंस आप लोग जरूर 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 कीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लेंदी क्वेश्चंस को देखते हो टाइम को बचाइए, ताकि आप लोग वो क्वेश्चंस कर पाए जो इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे फोकस करना है। एंड बहुत बढ़िया होगा आप लोगों का एग्ज़ाम, हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसे गया।
अच्छी अच्छी गुड न्यूज, ग्रेट न्यूज सुनाइए। सो ऑल द वेरी बेस्ट अगेन, थैंक यू सो। तो यहाँ Kn कैसे बढ़ा और यहाँ Vmax कैसे कम हुआ? ऐसे गई, ऐसे हुआ इनहिबिटर जोड़ने के बाद लाइन इस तरफ गई, तो ये कम कैसे हुआ? क्वेश्चन मार्क। और ये ज्यादा कैसे हुआ? क्वेश्चन मार्क। सोचिए। ठीक है, तो चलिए तो पहले एक माउस बना लेते हैं, चूहा बना लेते हैं। यहाँ पे अच्छा लग रहा है चूहा। सो दिस इज माउस। तो इम्यूनाइज्ड माउस, देखिए वही है, आपको रिकॉल करना है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन हाइड्रोजन सेल टेक्नोलॉजी का बिल्कुल सब कुछ मैंने एक्सपेरिमेंट में दे दिया है। तो क्वेश्चंस की लेंथ देके आपको घबराना नहीं है। तो इसकी इम्यूनाइज्ड कर दी, इम्यूनाइज्ड का मतलब है इसमें एंटीजन घुसे। माइक्रोब्स किसमें चलिए ज्यादा होने चाहिए? सड़ी हुई जितनी चीजें वहां पे ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे एक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? ये पड़े हुए मिलेंगे। तो माइक्रोब जो सबसे पहले सड़े हुए होने चाहिए। सड़ा हुआ, सड़ चुका है, सीवेज वाटर, नाले का नलकी का पानी। एवरीवन, ज्ञान शुरुआत क्लास में स्वागत है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं NII PhD एंट्रेंस एग्जाम्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम जो है वो आ रहा है। तो हम लोग जो है जानकारी लेंगे कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ निकाले हैं आप लोगों के लिए, तो एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अगर उस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे आए हैं बायोकेमिस्ट्री और इम्यूनोलॉजी में से। ये क्वेश्चन पेपर देखते हुए सैंपल पेपर है और आई गेस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम लोग आइडिया लेंगे, तरीका ढूंढेंगे, ताकि यू विल गेट अ वेरी गुड स्कोर, लाइक कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो है हमें करने हैं। तो चलिए यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस दे रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इंपॉर्टेंट हम जो है क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो एक क्वेश्चन DNA रिपेयर का आ रहा है, वो आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन है प्रोटीन सिंथेसिस का, यू विल डू इट। ओके, तो चलिए यहाँ से उठा लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। सो ग्लाइकोलाइसिस तो उन्होंने जो है सब कुछ मैक्सिमम क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो सब कुछ ही दे रखा है। बड़े बड़े जो लेंदी क्वेश्चन सब कुछ दे दिया है, एक्सपेरिमेंट पूरा दे दिया है। तो वो घबराना नहीं है आप लोगों को लेंदी क्वेश्चंस देखते हुए। तो वो कह रहे हैं कि डी ग्लूकोज है, उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और वो डी ग्लूकोज किसमें है? कन्वर्ट हो रहा है पायरूवेट और ATP में से। ये क्वेश्चन में दे रखा है। सो पायरूवेट ATP में दे रखा, पायरूवेट और ATP में कन्वर्ट हो रहा है, इट इज ऑलरेडी गिवन। एंड देन दे आर सेइंग इन ऑर्डर टू स्टडी द मेटाबॉलिज्म देखने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? एक प्रोब यूज कर रहे हैं, जो कि प्रोब है 2-deoxy डी ग्लूकोज। उन्होंने 2-DG को यूज किया एज अ प्रोब। अब वो कह रहे हैं जब इसको एज अ प्रोब यूज किया तो इनमें से जो ग्लाइकोलाइसिस में जो स्टेप्स हो रहे हैं भाई, अलग अलग क्या बन रहे हैं? क्या बन रहे हैं? चीजें बन रही है, मॉलिक्यूल्स ही तो बन रहे हैं। तो कौन सी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा अगर हमने इसको प्रोब के तौर पे डाल दे तो? ठीक। और ये जो है इट डजंट गेट प्रोसेस्ड, दिस इज ऑल्सो गिवन। ओके, तो पहले वाला जो एंजाइम है हेक्सोकाइनेज है, सेकंड ऑप्शन इज ट्रायोफॉस्फेट आइसोमेरेज, थर्ड ऑप्शन इज फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज, एंड लास्ट वन इज इनोलेज। देखिए बिल्कुल ही सिंपल है। ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल हमको पता है कि सबसे पहले जो होता है कन्वर्जन ग्लूकोज का किस में होता है बताइए? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में होता है कि नहीं होता है? और वो कौन सा एंजाइम कर रहा है? कौन सा एंजाइम करता है? हेक्सोकाइनेज करता है कि नहीं करता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ATP। ATP और मैग्नीशियम आयंस, क्या वो ATP को यूज करता है हेक्सोकाइनेज? कौन कौन से रिएक्शन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है किसमें ATP यूटिलाइज हो रहा है, यूज हो रहा है, किसमें टूट रहा है ATP, किसमें नहीं टूट रहा है? क्या ग्लाइकोलाइसिस में GTP का कोई काम है? कहीं पे GTP यूज हो रहा है या GTP एक एनर्जी प्रोसेस में मॉलिक्यूल यूज होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल बेसिक चीज। सो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? तो इसका आंसर जो वो A है, हेक्सोकाइनेज ही है, पहला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बाकी जो है
क्योंकि इसलिए है, जब ग्लूकोज ही नहीं मिला उसको सबस्ट्रेट, तो वो प्रोडक्ट क्या बनाएगा भाई, हेक्सोकाइनेज को तो पहले ग्लूकोज चाहिए। अब ग्लूकोज की बजाय उन्होंने क्या ले लिया, 2-डीऑक्सी ग्लूकोज ले लिया एज अ प्रो, तो उसको ग्लूकोज ही नहीं मिला, तो इसकी कहानी जो है वो गंभीर हो गई, ये गड़बड़ हो गई। नेक्स्ट में अगर हम देखें, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ये साइकिल ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज क्या कर रहा है। ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज हमको पता है कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। पूरा पूरा नाम नहीं लिख रही हूं, जस्ट रिकॉल द साइकिल। सो दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट, टीपीआई लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आइसोमेरेज। यस, नेक्स्ट इज फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज। भाई फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है किसमें, आइसोमर, उसी के आइसोमर में, और वो है फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। सो दैट्स इन द प्रेजेंस ऑफ पीजीआई लिख लेते हैं इसे, पीजीआई चंडीगढ़ नहीं है ये। और इनोलेज जो है वो क्या बना रहा है, इनोलेज बनाता है क्या, वी नो दैट 2-फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। टू फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है ना, इनोलेज, ये भी इनको पता है। और मैग्नीशियम और मैग्नीज आयंस वगैरह वगैरह यूज होते हैं। तो रिकॉल कहाँ पे एटीपी यूज हो रहा है, ध्यान दीजिए दोबारा से, साइकिल्स में जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज आपको ये चीजें करनी है। कहाँ पे जीटीपी यूज हो रहा है, कितने एटीपी यूज होते हैं, कितने जीटीपी यूज होते हैं, ये एक एक चीज जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, रिलेटेड टू लाइफ साइंसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी। सो ये कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी और जीटीपी है, कौन से एंजाइम्स क्या कर रही है, आपको पता होने चाहिए। ठीक, ग्लूकोज 6 ओके। तो ये क्वेश्चन है, ये आपने कर लिया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर्स आप सेल सिग्नलिंग पाथवेज में देख लीजिएगा, तो सेकेंडरी मैसेंजर्स आर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, पूछ ही लेते हैं। पार्ट बी के क्वेश्चन है ये, जीआरएफ के भी और यस गेट के भी, सारे ही जीआरएफ एग्जाम्स में और गेट वगैरह में भी आ रहे हैं। बेसिक वाले जो है, छोटे वाले मतलब 1-1 मार्क वाले, ये 2-2 मार्क वाले क्वेश्चन है ये, तो आपको पता होने चाहिए सारे के सारे सेकेंडरी मैसेंजर्स। तो हमारी सेल सिग्नलिंग पाथवेज में आप देख सकते हैं, तो इसका आंसर भी आप इजिली ढूंढ लेंगे। फिर यहाँ पे एक और अच्छा क्वेश्चन जो मेरे को दिख रहा है, बायोकेमिस्ट्री की कुछ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, तो चलिए वो समझ लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री वाले तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री के प्लॉट्स वगैरह वगैरह वगैरह, और इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चंस भी काफी आ रखे हैं, तो ये दोनों मिलके बन रहे हैं। एज फार एज आई नो, दैट टाइम व्हेन आई रोट द क्वेश्चन and I gave the examinations, maximum questions were framed even from recombinant DNA technology. काफी क्वेश्चंस रिकॉम्बिनेंट से भी आए थे, वेक्टर्स बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे थे, मतलब टेक्निक्स बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं एक क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंट हुआ, टेलो डायग्राम, एक एक्सपेरिमेंट हुआ और इनहिबिशन मैकेनिज्म देखा गया, एंजाइमेटिक काइनेटिक्स, everything is given in the absence of presence of inhibitor। फिर डबल रेसिप्रोकल प्लॉट बना लेते, जो कि दिया हुआ भी है, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट उन्होंने बनाया। फ्रॉम द फिगर, और कह रहे हैं कि इस प्लॉट से आपको क्या पता लगेगा, कौन सा टाइप का ये इनहिबिशन, ये क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन इज अनकॉम्पिटिटिव, द नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव, द नॉन कॉम्पिटिटिव, द नेक्स्ट इज नॉन ऑफ दिस। अरे भाई बिल्कुल देख के पता लग रहा है कौन सा है, तो ये दे रखा है। सो यहां दिस इज इनहिबिटर, यहां पे इनहिबिटर है, यहां पे इनहिबिटर नहीं है। दिस इज 1 बाय वॉल्यूम, और यहां पे जो है सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं। ठीक, बताइए कौन सा है। इज दिस लाइन विजिबल, रेड वाला, ये रेड वाला दिख रहा है ना, थोड़ा सा इसे ब्लू से कर लेते हैं, यहाँ पे इनहिबिटर जहां पे है डॉटेड।
So this is clear cut uncompetitive inhibition, yes or no? Competitive inhibition, क्योंकि इसमें दोनों ही Km डिक्रीज्ड, Vmax डिक्रीज्ड। बताइए कहाँ पे Km है और कहाँ पे Vmax है, रिकॉल कीजिए ये वाले इनहिबिशन। और स्लोप क्या निकल के आता है, Km डिवाइडेड बाय Vmax, दिस इज द स्लोप। सो अगर ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता तो ग्राफ किस तरीके से जाता, इस तरीके से जाता। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्लियर कट ये अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, डॉटेड लाइन्स आर विजिबल, राइट। सो यहां पे इंटरसेप्ट पे देखिए, यहां पे आ रहा है Km, यहां पे ये चीज है, लिखने की जरूरत तो नहीं है वैसे, फिर भी लिख देते हैं। और यहां पे नो इनहिबिटर रेड वाले पे, आई मीन इनहिबिटर, इधर इनहिबिटर है, यहां पे नो इनहिबिटर। तो दिस इज नॉन कॉम्पिटिटिव, कोई कंपटीशन नहीं हुआ। किस किस के बीच में कंपटीशन हो रहा है भाई, इनहिबिटर कहां पे अटैक करता है, कौन सी साइड पे अटैक करता है, कहां पे जुड़ता है, किसके लिए जुड़ता है, कहां पे, सबस्ट्रेट की कौन सी साइड, कोई स्पेसिफिक साइट है। कंपटीशन किस किस के बीच में हो रहा, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में ना, क्योंकि उनको चिपकना है, किससे जुड़ना है, एंजाइम से जुड़ना है, यही तो है, या कुछ और है। झगड़ा किस किस के बीच में हो रहा है, किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब नहीं है, अनकॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव के बीच में क्या, तो यहां पे दिस इज अनअफेक्टेड, लेकिन Vmax जो है आप देख सकते हैं Vmax कम हो गया है और Km इज अनअफेक्टेड, इंटरसेप्ट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अगर ये कॉम्पिटिटिव होता तो कॉम्पिटिटिव के केस में क्या हो रहा है, कॉम्पिटिटिव के केस में हो रही है भाई ये, अगर इनहिबिटर होगा तो इस तरीके से कुछ कहानी जाने वाली है। तो यहां पे जो है Vmax अनअफेक्टेड है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, और Km जो है वो बढ़ गया है। अब आप मुझे बताइए कि ये लाइन देखिए, जब इनहिबिटर जोड़ा ऐसे हो गई, इस तरफ गई ये लाइन, तो Km कैसे बढ़ रहा है, यहां पे Km अनअफेक्टेड है, तो समझ में आ रहा अनअफेक्टेड है, Vmax यहां पे अनअफेक्टेड है, यहां पे इंटरसेप्ट यहां पे काट रहा है ना। सो दिस इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो यहां Km कैसे बढ़ा और यहां Vmax कैसे कम हुआ, ऐसे गई, ऐसे हुआ इनहिबिटर जोड़ने के बाद लाइन इस तरफ गई, तो ये कम कैसे हुआ, क्वेश्चन मार्क, और ये ज्यादा कैसे, क्वेश्चन मार्क, सोचिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। ग्राफ देख के बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी है, नेक्स्ट भी अच्छा क्वेश्चन है, इसी से ही रिलेटेड है, इसको रहने देते हैं। ओके, वो कह रहे हैं एक्स और वाई इंटरसेप्ट है रेस्पेक्टिवली, कौन से प्लॉट में, कौन से प्लॉट की बात कर रहे हैं आपकी बात, एक बात बताइए, एक ही बात है कि लाइन वीवर
बर्क प्लॉट और डबल रेसिप्रोकल प्लॉट या कुछ और कहानी, अलग अलग कहानी इनकी। हेन्स प्लॉट का नाम सुना है। ये सारे जितने भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जितने भी प्लॉट्स है, ये इंपॉर्टेंट है। सो लाइन वीवर बर्क प्लॉट, तो वो कह रहे हैं एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट्स पे क्या आएंगे इस वाले प्लॉट में, और वाई एक्सिस पे क्या आएगा, ये क्वेश्चन है एक। तो चलिए ये बना लेते हैं, यही बनेगा। तो यहां पे हमको पता है दिस इज 1 बाय दिस एंड दिस इज सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, इन ब्रैकेट लिख रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ही तो होगा। और यहां पे दिस इज 1/km और यहां पे आ रहा है 1/Vmax एंड स्लोप जो निकल के आ रहा है, स्लोप इज Km/Vmax, ये हुआ स्लोप। तो ये हमने क्या बना लिया, कौन सा वाला, लाइन वीवर बर्क प्लॉट बना लिया है। बताइए एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है, इंटरसेप्ट मतलब लाइन जहां पे काट रही है, ये आ रहा है एक्स एक्सिस पे, ये काट रहा है, और वाई पे क्या काट रहा है, ये काट रहा है। बस यही आंसर है। तो एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट पे आ रहा है, ऑप्शन में भी दे रखा है, तो -1/Km, और वाई एक्सिस पे आ रहा है 1/Vmax, यही आंसर है। ए आंसर है इसका, ठीक है, सिंपल है। तो यहां से जो वैसे रिएक्शन जो इक्वेशन निकल के आती है वो रिकॉल कीजिए, जो 1/V की अगर हमको वैल्यू निकालनी हो तो वो कितनी आ जाती है, 1Km/Vmax मल्टीप्लाई बाय सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन प्लस 1/Vmax, यही तो है इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें। तो अगेन ये जो प्लॉट्स है एंजाइम काइनेटिक्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये भी आप जरूर करेंगे। एंजाइम काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट, अगेन जितने भी प्लॉट्स हैं, जो भी टाइप का इनहिबिशन है वो आप देखेंगे किसमें क्या क्या हो रहा है Vmax के साथ, और फॉर्मूला जो भी इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो देखेंगे। जैसे कि बताइए कौन सा फॉर्मूला निकल के आ रहा है, गेट के रिएक्शंस, तो ये सारी चीजें आप देखेंगे आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट एक और अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी अगेन बायोकेमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। तो वो कह रहे हैं एक एसिड है एस्पार्टिक एसिड, और उसके आयनाइजेबल ग्रुप्स आए हैं इतने इतने इतने, ये 3 आयनाइजेबल ग्रुप आए हैं, जो कि है पहला वाला है एस्पार्टिक एसिड उन्होंने दे दिया है, और 3 आयनाइजेबल ग्रुप निकल के आ रहे हैं। पहले वाला है अल्फा NH2, दूसरा आ रहा है अल्फा CO2H ग्रुप, और तीसरा जो आयनाइजेबल ग्रुप निकल के आया वो आया है बीटा CO2H ग्रुप। तो P के A वैल्यूज जो है इनकी दे दी है अलग अलग। सो P के A वैल्यू में इसमें आ रहा है 10, दिस इज 2, दिस इज 4। सो दीज आर द P के वैल्यूज एंड दे आर आस्किंग द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का क्वेश्चन है भाई, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हमको बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चंस, तो 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। सीधा सीधा हिसाब है, ज्यादा नहीं सोचना है, हमको पता है एवरेज निकालते हैं अलग 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 अलग। तो किस किस में बीच में देखते हैं, अमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में तो हमको देखना है, कहानी तो इन्हीं के बीच में चल रही है। लेकिन यहाँ पे एसिड है, एसिड पहले से दे दिया, तो कौन से ग्रुप को हमको कंसिडर, किस तरफ जाना चाहिए, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट किस तरफ जाना चाहिए, एसिडिक है तो ये, और ये एसिडिक की तरफ। अमीन क्यों लेंगे हम यहाँ पे, बताइए, अमीन ग्रुप को कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो क्या निकल के आ जाएगा, सिंपल आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, सो 2 + 4 डिवाइडेड बाय
2, कितना आ गया आंसर? 3 आ गया, बस खत्म। सिंपल, कितना सिंपल था देखिए। अगर यहां पे वो बेस दे देते कोई, तो एसिड ना देते, कोई बेसिक दे देते तो, या कोई न्यूट्रल कंपाउंड दे देते तो क्या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकल के आता? सिंपल। के वैल्यूज, मोलालिटी, मोलारिटी, पीएच, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स हैं बायोकेमिस्ट्री में। नेक्स्ट एक ऑर्गेनल जीनोम है, ये रहने देते हैं। फिर आ रहा है मायोग्लोबिन, एक न्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। वो क्या कह रहे हैं? मायोग्लोबिन है, उसके पास 150 न्यूक्लियो अमीनो एसिड्स हैं। मायोग्लोबिन के पास 150 amino acids are there, so what will be the number of nucleotides in the open reading frame? Okay, so number of amino acids दे रखी है मायोग्लोबिन की, वो है 150, और हमको कैलकुलेट करना है न्यूक्लियोटाइड कितनी निकल के आएगी ओपन रीडिंग फ्रेम में, ORF में, किसके? mRNA के। सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि नहीं, ये बताइए, आप खुद ही बताइए। सो वी नो कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं को कितना कोडॉन चाहिए? एक कोडॉन कितने बनाता है? एक कोडॉन कोड्स फॉर 1 अमीनो एसिड, एंड कितनी न्यूक्लियोटाइड्स मिलके बनाती है वो? 3 न्यूक्लियोटाइड्स। सिंपल है इतना, बिल्कुल सिंपल। ओके, सो अगर एक अमीनो एसिड 3 न्यूक्लियोटाइड बना रही है, तो बताइए 150 कितनी बनाएगी? कितना सिंपल। सो 150 वुड बी इक्वल टू 150 इंटू 3, सो दैट कम्स कितना न्यूक्लियोटाइड्स, कितने बेसिस? 450 बेसिस। ये बात हो रही है यहां पे ओपन रीडिंग फ्रेम की। अगर ओपन रीडिंग फ्रेम नहीं होता, खाली mRNA पूछ रहे होते, तो क्या आप स्टॉप कोडॉन भी कंसीडर करते? अगर ओपन रीडिंग फ्रेम नहीं होता, अगर वो पूछते कि mRNA में कितना है, बेसिस कितने निकल के आए, न्यूक्लियोटाइड्स कितने निकल के आए, तो स्टॉप कोडॉन भी कंसीडर होता है कि नहीं होता है? और कितने आते स्टॉप कोडॉन? कितनी आ जाती न्यूक्लियोटाइड्स वहां से? सो ये अगेन जैम के क्वेश्चंस भी है, इजी है, बड़ा इजी था ये भी। अब एक जेनेटिक्स का क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पे। ओके, जेनेटिक्स। तो दे आर सेइंग कि एक माउस है और सी जो है, सी अगर जीन प्रेजेंट है तो वो जो है कलर देगी, कोड कलर होगा माउस का अगाउटी, और अगर जो है उसमें म्यूटेशन है तो CY है, म्यूटेशन, येलो इज रिप्रेजेंट, दिस इज म्यूटेशन, सो लेट्स से दिस इज म्यूटेशन, म्यूटेंट है ये, तो ये कलर देगा येलो बाय डिफॉल्ट, कोड कलर। सो दीज आर जीन्स, और ये जो है कोड कलर है माउस के, है ना। गाउटी एग्जैक्टली कलर कौन सा होता है किसी पर, कौन सा होता है? सो एंड म्यूटेशन जो है ये, वो कह रहे हैं ये वाला जो म्यूटेशन है ये रिसेसिव लीथल एलील है, रिसेसिव लीथल एलील है, लेकिन डोमिनेंट है कोड कलर को लेते हुए, बट इट इज डोमिनेंट इन नेचर। ओके, तो अगर क्रॉस कराए, क्वेश्चन में कह रहे हैं क्रॉस कराए किस किस के बीच में? C और CY और C और CY, इसको लिख लेते हैं रेड से, है ना। बताइए रेड से लिखे कि ब्लू से लिखे? रेड से लिख लेते हैं। तो क्या आएगा? ओके, CC
सी ये निकल के आ रहा है भाई। क्लियर है इतना? बस कितना आसान है, बताइए क्या आने वाला है। तो ये वाला क्या होगा, इसका कोड कलर क्या आने वाला है? अगाउटी। ये दोनों क्या आने वाले हैं? येलो। यस और नो? और इधर वाला जो क्या आएगा, ये तो मर गया। सो 25% अगाउटी, 50% येलो और 25% डाइस। आया इतना समझ में? कैसे आया समझ में, बताइए कितना? क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ था। अगर सी जीन मौजूद है तो अगाउटी कलर आना था, ये वाला म्यूटेंट आना था। तो म्यूटेंट जो है डोमिनेंट इन नेचर दे रखा है, तो अगर ये वाली एक जीन भी आ गई तो डोमिनेट करगी कि नहीं करगी? सप्रेस कर गई, कर दी ना, इसलिए जो कलर है वो अगाउटी में आ तो येलो आ गया। और अगर रिसेसिव कंडीशन में है, अगर रिसेसिव कंडीशन में है तो मर जाएगा। लीथल दे रखा है, लिथालिटी है, लीथल है। एलील जो है, एलील जो है वो लीथल है, जीन जो है वो डोमिनेंट है। बस यही है। तो इसका ऑप्शन आपको मिल गया, उसका आंसर आपको मिल गया, कर देंगे हम। फिर नेक्स्ट है एसडीएस इलेक्ट्रोफोरेसिस। इंपॉर्टेंट है, एक बार आप देख लीजिएगा कि एसडीएस का क्या रोल होता है, स्टैकिंग में कौन सी चीजें मदद करती है, बफर्स क्या होते हैं, रिजॉल्विंग जेल क्या होती है, स्टैकिंग जेल क्या होती है। एक बार आप एसडीएस पे तो देख लीजिएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का है, बायोटेक के है। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, एसडीएस पेज और इलेक्ट्रोफोरेसिस, और जो अलग अलग थोड़े बहुत जो आ रहे हैं और भी इलेक्ट्रोफोरेसिस की ना, वो भी 2D वगैरह। फिर टीसीएस साइकिल है, जितनी भी मेटाबॉलिक साइकिल्स है आप उसमें एटीपी, जीटीपी, एनएडीपीएच, एनएडीएच जो भी वगैरह वगैरह कितने मॉलिक्यूल्स जो होते हैं साइकिल्स के, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, ये जरूर कर लीजिएगा। ये साथ साथ मैं चीजें आपको बताती जा रही हूं। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सभी एग्जाम्स के लिए लगभग। फिर एक डाइसैक्राइड रिलेटेड है, ये छोड़ देते हैं, ये भी आप कर देंगे। एक कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, ये काफी सिंपल था, कॉमन सेंस था, कॉमन सेंस को तो उठा ले। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो कह रहे हैं 3 सैंपल लिए ए बी सी, तीन सैंपल लिए ए बी सी और अलग अलग चीजें देखी। तो सैंपल ए, बी और सी लिए और उनका क्या दे रखा है, पीएच दे रखा है, क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन कंटेंट दे रखा है और माइक्रोब्स दे रखे हैं भाई। और वो कह रहे हैं कि इन तीनों सैंपल में से कौन सा सी वाटर है, कौन सा रेन वाटर है और कौन सा जो है सीवेज वाटर है, सड़ा हुआ सीवेज, सड़न गलन वाला। पीएच पे फोकस नहीं करना, पीएच पे को छोड़ दे। चलिए कॉमन सेंस लगाते, क्लोराइड जो है किसमें ज्यादा आना चाहिए बताइए, इन तीनों में से, रेन वाटर, सी वाटर या सीवेज वाटर में से। नमक किसमें ज्यादा होता है, किसमें ज्यादा होता है, सी वाटर में होता है कि नहीं होता है, बस का ठीक है। तो हाई जिसमें होगा क्लोराइड वो आपको वहां से मिल जाएगा। और क्लियर कट वो दे रखा है कि सैंपल ए में जो है वो क्लोराइड ज्यादा है। ऑक्सीजन किसमें ज्यादा होना चाहिए, माइक्रोब्स किसमें चली ज्यादा होने चाहिए, सड़ी हुई जितनी चीजें वहां पे ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे एक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, वहीं पड़े हुए मिलेंगे। तो माइक्रोब्स जो है वो सबसे पहले सड़े हुए में होने चाहिए, सड़ा हुआ, सड़ चुका है, सीवेज वाटर, नाले का, नलकी का पानी, नाली का पानी। और रेन वाटर कंपेरेटिवली देखें तो दोनों से ना उसमें ज्यादा क्लोराइड आयंस पाए जाएंगे ना कुछ ज्यादा मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे, है ना। लेकिन ऑक्सीजन अच्छे लेवल का होगा। तो यहाँ और सी वाटर में भी ऑक्सीजन खुश रहेंगे, यहाँ पे जितने भी प्राणी है खुश रहेंगे सी वाटर में, रेन वाटर में फ्रेश है ना। सीवेज में कहाँ ऑक्सीजन इतना होगा, लेकिन माइक्रोब्स बहुत ही ज्यादा होंगे, एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, गंदे वाले। तो सिंपल है, तो जिसमें क्लोराइड ज्यादा है वो सी वाटर है
और जिसमें माइक्रोब ज्यादा है वो सी में ज्यादा निकल गए, और सैंपल बी में दोनों ना के बराबर है, क्लोराइड और माइक्रोब्स, ऑक्सीजन अच्छा है, और पीएच भी जो है वो एवरेज 5.5 है, ठीक ठाक है। बस आंसर मिल गया आपको। फिर ये वाले क्वेश्चन आप कर देंगे। एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं, इम्यूनोलॉजी का है, बाकी तो बेसिक क्वेश्चन है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये समझ लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यानी कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी वाला एक क्वेश्चन नहीं है, देख लेते हैं ये भी। ओके, सो वो कह रहे हैं एक जो है जॉर्ज एक लड़का है या फिर एक साइंटिस्ट है, मान के चले तो एक नाम दे दिया। तो उन्होंने कहा जॉर्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया और ही फ्यूज स्प्लीन सेल्स ऑफ माउस को कैंसरस माइलोमा सेल्स से किया ऑफ बी ऑरिजिन विच लैक्ड दिस। ओके, चलिए तो पहले एक माउस बना लेते हैं, चूहा बना लेते हैं। यहाँ पे अच्छा लग रहा है चूहा। सो दिस इज माउस। तो इम्यूनाइज्ड माउस, देखिए वही है, आपको रिकॉल करना है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन हाइब्रिडोमा सेल टेक्नोलॉजी का बिल्कुल सब कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट में दे दिया है। तो क्वेश्चंस की लेंथ देके आपको घबराना नहीं है। तो उसकी इम्यूनाइज्ड का मतलब है इसमें एंटीजन घुसेड़ दिया है, ये इम्यून हो गया है, और फिर क्या कर रहे हैं, प्लाज्मा सेल्स निकाल रहे हैं, यानी कि हमको जो प्राप्त होगी क्या हो गई है, एंटीबॉडीज मिल गई है इससे। एंटीबॉडीज वी गेट इम्यूनाइज्ड माउस। तो उसको फ्यूज कर रहे हैं किससे, मायोलोमा सेल्स से। मायोलोमा सेल्स मतलब कैंसरस सेल्स से फ्यूज कर रहे हैं। और हमको पता है कि इनमें जो है मायोलोमा सेल्स में क्या नहीं होता, स्प्लीन से निकाला गया है ना। मायोलोमा क्या नहीं होता वो भी दे रखा है, वैसे तो हमको पता है, सारा प्रोसेस पता है ना। तो क्या नहीं होता मायोलोमा सेल्स में, दीज आर, नाम भी पूरा पूरा दे रखा है, हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। एचजीपीआरटी लिख लेते हैं, एचजीपीआरटी नेगेटिव होते हैं ये वी नो दैट। तो ये किया एक। फिर वो कह रहे हैं कि जॉर्ज ने एक और चीज की, इसको कंपेयर करने के लिए कंट्रोल में उसने क्या देखा, क्या किया, जॉर्ज ने फ्यूज कर दिया बी सेल्स को आपस में, कंपेयर करने के लिए बी सेल्स को फ्यूज कर दिया, और माइलोमा सेल्स को माइलोमा से फ्यूज कर दिया। तो दीज आर फ्यूज्ड स्प्लीन सेल्स, दे हैव गिवन बी सेल्स, दे आर सेइंग, ये कह रहे हैं कि फ्यूज्ड बी स्प्लीन सेल्स है। और ये फ्यूज्ड मायोलोमा सेल्स है। ओके, किया। फिर फ्यूजन के बाद क्या हुआ, उन्होंने ग्रो किया किसमें, एच हैट मीडियम में, ये भी हमको पता है। और क्या क्या होता है इसमें, अमीनोप्टेरिन होता है, हाइपोजेंथिन होता है, थायमिडिन होता है, हैट मीडियम कहते हैं इसको। एंड ये भी दे रखा है, देखिए सब कुछ दे दिया कि अमीनोप्टेरिन जो है वो इनहिबिट करता है किसको, कौन से पाथवे को, डी नोवा पाथवे को कहानी थी। सो डी नोवा पाथवे यानी कि जो कि मदद कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड को बनाने में। तो अगर अमीनोप्टेरिन प्रेजेंट है तो डी नोवा पाथवे नहीं होगा, बिकॉज इनहिबिट कर रहा है इस पाथवे को, तो न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगी। यानी कि जिन सेल्स के पास में ये क्या अमीनोप्टेरिन जिन सेल्स पे आ रहा है, मतलब जहां पे मौजूद है, तो न्यूक्लियोटाइड नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर हाइपोजेंथिन और थायमिडिन है गलती से, तो क्या बन जाएगा, क्या ये पाथवे जो है एक्टिवेट हो जाएगा। और कौन सा पाथवे को यूटिलाइज कर लेते हैं, वो साल्वेज पाथवे। कैन यू रिकॉल द एंटायर मैकेनिज्म, याद आ गया सब, याद कीजिए सारा आंसर। ये तो सब कुछ उन्होंने दे दिया, पूरा ही दे दिया मेथड। और सिंपल है, पहले वाला जो ऑप्शन है, तो कह रहे हैं इनमें से जो है ग्रोइंग सेल्स जो है फ्यूजन के बाद सिर्फ किसमें मिली, इन विच जिसमें स्प्लीन और माइलोमा सेल्स फ्यूज्ड थी।
ये भी दे दिया, कंक्लूजन भी दे दे, तो माइलोमा यानी कि हाइब्रिडोमा सेल्स इन शॉर्ट प्लस स्प्लीन सेल्स ही ग्रो करी, और इनको हमको पता है हाइब्रिडोमा सेल्स कहते हैं। क्यों करी? पहला ऑप्शन कह रहे कि माइलोमा जो है कैंसर जो उनकी लिमिटेड लाइफ स्पैन है भाई। नेक्स्ट है स्प्लीन सेल्स कांट यूटिलाइज थायमिड इन हाइपोक्सांथेन टू सिंथेसाइज डीएनए, तो गलत ही है। स्प्लीन सेल्स तो यूज कर लेगी कि नहीं कर लेगी, क्योंकि क्या स्प्लीन सेल्स में एचजीपीआरटी है? बी सेल्स या फ्यूज्ड बी सेल्स या अनफ्यूज्ड बी सेल्स या स्प्लीन सेल्स, क्या उनमें ये है? क्या वो यूज कर लेगी, कर लेती है कि नहीं कर लेती है? याद कर रहे हैं आप? माइलोमा सेल्स डू नॉट डाई इन द प्रेजेंस ऑफ अमीनोप्टेरिन, नो अमीनोप्टेरिन अगर है तो डी नोवो पाथवे नहीं होगा, न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगा, तो एंड समहाउ these cells will die. So last option is the right answer which says fused वाली जो है माइलोमा और स्प्लीन सेल्स वाली वो यूज कर लेगी क्या? ग्रो कर जाएगी HAT मीडियम में। क्यों? क्योंकि माइलोमा सेल्स जो है उनके पास में HGPRT नहीं है, तो अमीनोप्टेरिन जब ग्रो किया इस मीडियम में तो वो मर जाती अगर नेगेटिव थी तो अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स डाई because they lack this HGPRT, तो अनफ्यूज्ड वाली डाई, बट फ्यूज्ड वाली स्प्लीन सेल्स सर्वाइव, एंड इवन अनफ्यूज्ड सर्वाइव। फ्यूज्ड यहां ली थी, ये तो मरेगी, लेकिन ये वाली सर्वाइव कर जाएगी, बट कुछ टाइम के बाद फ्यूज्ड वाली जो स्प्लीन सेल्स है ये भी मर जाएगी, क्योंकि इमॉर्टल नहीं होती माइलोमा यानी कि कैंसरस सेल्स की तरह, तो ये तब भी मरी जानी थी। तो हाइब्रिड वाली जो है जिसमें दोनों है माइलोमा कैंसरस और स्प्लीन सेल्स, जिनको हम हाइब्रिडोमा सेल्स कह रहे हैं, वो इस मीडियम में ग्रो करेंगे। और स्प्लीन सेल्स के पास क्या HGPRT है? तो इसका आंसर डी है। तो ओके, हमने मेन क्वेश्चंस जो कर लिए हैं। सो बाकी क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल थे, और क्वेश्चन जो है हर तरीके के आएंगे, सिंपल, थोड़े से टफ एज इन आपको देखे टफ वाले इस तरीके से, ऐसे ये क्वेश्चन है TBS इसको एनालाइज करते हो तो पेपर बढ़िया जाएगा। आप बस एक्सपेरिमेंट को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस कीजिएगा, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, बहुत ही बढ़िया होगा आपका एग्जाम। शेयर कीजिए हमारे साथ गुड न्यूज।